career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। उनकी मौत का मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था जब वो एक दूसरे के पीछे गिरे थे। मैंने दोनों लाशों को छुआ तो वो दोनों पत्थर बन चुके थे। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये इंटेलिजेंस वाले जब अपने हेडक्वार्टर से मकान पर छापा मारने और मुझे पकड़ने के लिए चले होंगे तो ज़ाहिर है वहाँ बताकर आए होंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर ये लोग घंटे 2 घंटों तक वापस न पहुँचे तो हेडक्वार्टर से कोई नई पार्टी इनकी तलाश में ज़रूर आएगी। उस ज़माना में अभी मोबाइल टेलीफोन नहीं आए थे। उन चारों फौजियों की लाशों का वहाँ पड़े रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। मैंने एक तरकीब सोच ली थी। मैंने अपने दोस्त को सीटी बजाकर आवाज़ दी। अब मैं कभी कभी मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकाल कर भी उसे बुला लिया करता था। सांप एक डोगरा फौजी की लाश के पहलू से निकलकर मेरे सामने आ गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उठाकर जेब में डाल लिया। इसके फ़ौरन बाद मैं जल्दी जल्दी चढ़ाई चढ़कर मकान के सहन में आ गया। बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद इतनी देर में वापस आ चुका था। मैंने उसे देखकर पूछा, शेरबाज खान का कुछ पता चला? उसने बताया कि शेरबाज शाम तक वहाँ पहुँच जाएगा। मैंने उसको मुख्तसर अल्फाज में सारी बात बता दी, लेकिन उसे ये हरगिज़ ना बताया कि चारों डोगरा फौजियों को सांप ने हलाक किया है। यही कहा कि उन्हें कोई जंगली कीड़ा काट गया है जिससे चारों मर गए हैं। मेरे साथ आओ, हमें उनकी लाशों को ठिकाने लगाना है। वक्त बहुत कम था। चारों लाशों को नीचे पहाड़ी सड़क पर ले जाकर उन्हें जीप में डालना और फिर जीप को खड्ड में गिराना था, ताकि ये पता चले कि जीप सड़क से फिसलकर खड्ड में जा गिरी थी और चारों आदमी हादसे में मारे गए हैं। ये इलाका जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ गैराबाद था। इर्द गिर्द कोई मकान या कोई गांव नहीं था। छोटी पहाड़ियाँ और टीले थे जिनके दरमियान कहीं कहीं एक आध कच्चा रास्ता जिस पर खच्चर वगैरह चलते थे। कश्मीरी मुजाहिद अगरचे बूढ़ा था मगर मजबूत काठी वाला ताकतवर कश्मीरी था। मैं तो जवान आदमी था। वो मेरे साथ पहली लाश उठाने लगा तो बोला, मेरे अल्लाह, ये तो पत्थर की तरह सख्त हो गई है। मैंने कहा, किसी बहुत जहरीले कीड़े ने काटा होगा। हम एक एक लाश को डोली डंडा करके उठाकर नीचे पहाड़ी रास्ते तक लाए। इस काम में हमें काफ़ी वक्त लग गया। इसके बाद चारों लाशों को फौजी जीप में डाला। मैंने कश्मीरी मुजाहिद से कहा, हमें जीप को काफ़ी आगे ले जाकर खड्ड में गिराना चाहिए। जाए हादसा हमारी कमीगाह से जितनी दूर हो उतना ही अच्छा है। जीप को पहाड़ी रास्ते पर धकेलते हुए नीचे ले जाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। रास्ता थोड़ा ढलवान भी था। मैंने जीप के हैंडल को संभाले रखा, साथ साथ धक्का भी लगा रहा था। हम जीप को एक फरलांग से भी ज़्यादा आगे ले गए। मैंने पेट्रोल की टैंकी का ढकना खोल दिया। इसके बाद हमने जीप को खड्ड में धक्का दे दिया। जीप 3-4 लुढ़कियाँ खाती हुई नीचे गहरे खड्ड में एक धमाके से जा गिरी और गिरते ही उसमें आग लग गई। हम दोनों तरफ से होते हुए ऊपर अपनी कमीगाह वाले मकान में आ गए। कश्मीरी मुजाहिद कहने लगा, इस तरफ अब खतरा बढ़ गया है। ये जगह महफूज नहीं रही। हमें ये जगह बदल देनी होगी। सांप मेरे चोले की जेब में ही था। कश्मीरी मुजाहिद को अभी तक मेरे सांप दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा, शेरबाज खान आएगा तो उससे बात करूंगा, फिर कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर लेंगे। कश्मीरी मुजाहिद किचन की तरफ चल दिया। मैं पिछली तरफ चट्टानी खो की तरफ आ गया। सांप को जेब से निकाल कर खो के अंदर घास पर रख दिया और कहा, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दोस्त सांप को प्याला भर कर दूध पिलाया और कहा, हो सकता है हमें ये ठिकाना बदलना पड़े, मगर तुम हमारे साथ ही जाओगे, फिक्र न करना। शाम हो गई थी जब कमांडो शेरबाज खान आया। मैंने उसे सारे वाक़यात सुनाए और सांप के बारे में भी सब कुछ बता दिया। वो सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, अभी तक जीप के हादसे की खबर शहर में किसी को मालूम नहीं है। मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज़रूर मालूम हो गया होगा। वो लोग इस इलाके का जायजा भी ले गए होंगे। बहरहाल खा वो इसको हादसा ही समझें, लेकिन ये सारा इलाका मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगाह में आ गया है। हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मैंने कहा, क्या शहर के करीब कोई दूसरी जगह तुम्हारे ज़हन में है? उसकी तुम फिक्र न करो। मुझे ये बताओ कि कल का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है और खुफिया मिलिट्री प्रोजेक्ट का मिशन हमें कब और किस मुकाम से शुरू करना होगा। मैंने उसे कहा, डोगरा मेजर को मैंने अभी अपने ज़ेरे असर और अपना मोहताज ही रखा हुआ है। मैंने उसे बता दिया है कि अग्नि सांप अभी जिंदा है और जिस वक्त भी उसकी बीवी वर्षा सिंह के जिस्म से मेरे हाथ की बू ख़त्म हो गई, अग्नि सांप उसे हलाक कर देगा। चुनाचे वो कुदरती तौर पर मेरा दस्त न कर और मेरा हर हुक्म मानने पर मजबूर है। कल रात को मैं उसके यहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैंने उन्हें यही कहा है कि वर्षा के जिस्म में मेरे हाथ फेरने का असर सिर्फ 3 दिन तक रहता है। परसों तीसरा दिन ख़त्म हो जाएगा। शेरबाज कहने लगा, ये बातें तो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें अपना कमांडो ऑपरेशन कब और किस तरह शुरू करना होगा। तुमने बताया था कि पहाड़ियों के दरमियान ज़ेरे ज़मीन इंडियन आर्मी जो खुफिया प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, वहाँ से मर्दों और औरतों की चीखों की आवाज़ें भी आती रहती हैं।
इससे साफ ज़ाहिर है कि फ़ौजी इंटेलिजेंस ने वहाँ खुफिया अकूबत खाने बनाए हुए हैं, जहाँ श्रीनगर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से औरतों और ख़ास कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को अगवा करके ले जाया जाता है और उन्हें अज़ीज़ें देकर उनसे खुफिया मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो हमें अपने उन कश्मीरी मुजाहिदों को वहाँ से निकालना होगा। इसके साथ ही तुम्हें यह भी मालूमात हासिल करनी होगी कि ज़ेर ज़मीन मिलिट्री प्रोजेक्ट में और क्या काम हो रहा है। ज़ाहिर है इंडियन आर्मी वहाँ सिर्फ टार्चर सेल बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन खुदाई पर इतना रुपया खर्च नहीं कर रही। मैंने कहा, ये सारी मालूमात मुझे उस खुफिया फौजी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जनरल मेजर अर्जुन सिंह ही दे सकता है। मैं कल ही उससे ये राज मालूम करने की कोशिश करूंगा। शेरबाज बोला, हैदर अली, सिर्फ कोशिश नहीं करनी बल्कि जल्दी से जल्दी इस राज को मालूम करना है और इस बारे में यह भी मालूम करना है कि वहाँ कहीं बारूदी सुरंगें तो ज़मीन में नहीं दबाई हुई। अगर दबाई हुई हैं तो वो कौन सा इलाका है। मैंने शेरबाज खान को तसल्ली दी और कहा, मैं डोगरा मेजर से जब तक ये सारी मालूमात हासिल नहीं कर लेता उस वक्त तक मैं उसे अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगा और उस फर्जी सांप को हलाक नहीं करूंगा जो मौत बनकर उसके और उसकी बीवी वर्षा के सर पर सवार है। रात का खाना हम दोनों ने उसी पुराने ठिकाने वाले मकान में बैठकर खाया। उस रोज़ भी सख्त सर्दी पड़ रही थी। हम खाना खा रहे थे कि बाहर बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे नीम मैदानी इलाकों में इस मौसम में ही बर्फ़बारी शुरू होती थी। शेरबाज खान उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं जानता हूँ मुझे किसी दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त भी करना है। अगर मैंने कोई इंतज़ाम कर लिया तो सुबह सुबह आकर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। हम यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाएं अच्छा है। वो गिरती बर्फ़ में चला गया। सारी रात बर्फ़ गिरती रही। अगले रोज़ शेरबाज खान अभी दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी कि लंबे गर्म कोट में मलबूस, सर पर चमड़े की टोपी पहने, छड़ी हाथ में लिए आ गया। वो बर्फ़ में सफ़ेद हो रहा था। उसने अपने कपड़ों पर से बर्फ़ झाड़ी और बोला, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मैंने दूसरी जगह का बंदोबस्त कर लिया है। मैं उस वक्त जोगी साधुओं वाले लिबास में नहीं था। उस लिबास को मैंने प्लास्टिक के एक थैले में डाल रखा था। मैंने अपने दोस्त सांप को चिनार की लकड़ी की बनी हुई छोटी डब्बी में बंद करके साथ ले लिया। जोगियों वाले कपड़ों का थैला भी साथ ले लिया। गर्म जैकेट के ऊपर मोम जामे का बना हुआ लंबा रेन कोट या बरसाती पहनी। सर पर कानों तक बंद ऊनी टोपी पहनी। छड़ी हाथ में ली और शेरबाज खान के साथ पुरानी कमीगाह से निकल पड़ा। दरख्त बर्फ में सफ़ेद हो रहे थे। रात काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी थी। क्योंकि अभी सर्द हवा नहीं चल रही थी इसलिए बर्फ़ नरम थी और सख्त नहीं हुई थी। सख्त बर्फ़ पर चलना बड़ा ख़तरनाक होता है और अनाड़ी आदमी फिसल कर गिर पड़ता है। एक तो सख्त बर्फ़ पर फिसलने से चोट बहुत लगती है, दूसरा आदमी गिर पड़े तो उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। जब तक कोई दूसरा आदमी उसे सहारा न दे वो बर्फ़ से नहीं उठ सकता। उठते उठते दोबारा फिसल जाता है। दरख्तों के नीचे कई जगहों पर बर्फ़ नहीं थी। हम उन दरख्तों के नीचे से होकर चले जा रहे थे। टीले से उतरकर हम नीचे मैदानी इलाके में आ गए। कुछ फासले पर श्रीनगर जाने वाली सड़क थी। बर्फ़बारी की वजह से सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। किसी वक्त कोई लारी या कोई फौजी गाड़ी गुजर जाती थी। बर्फ़ गिरना रुक गई थी। जब तक बर्फ़ गिरती रहे सर्दी का एहसास ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब बर्फ़ गिरना बंद हो जाती है और उसके बाद हवा चलती है तो सर्दी से दांत बजने लगते हैं। हमने बर्फ़ पर से गुजरकर सड़क पार की और दूसरी तरफ खेतों में आ गए जहाँ फसल की कटाई हो चुकी थी और बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमारा दूसरा खुफिया ठिकाना श्रीनगर के खरबोजवार में किस जगह पर था। सिर्फ इतना बताऊंगा कि यह ठिकाना ज़मीन दोस्त था, यानी एक मकान के नीचे तय खाने में था। ये मकान किसका था, किस जगह वाक़या था, ये बातें मैं ज़ाहिर नहीं करूँगा। वहाँ हमारा साथी समाद भट्ट भी मौजूद था। दोपहर को कुछ दूसरे कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद भी हमसे मिलने आ गए। उन सब के चेहरों पर जोश इस्लाम और जिहाद कश्मीर का नूर झलक रहा था। रात होने तक वो सब एक एक करके अपने मिशन पर निकल गए। तहखाने में मकबूजा भारतीय फौजियों से छीना हुआ असलिया भी मौजूद था। ज़रूरत के मुताबिक हुर्रियत पसंद दुश्मन का मुकाबला करने के लिए यहाँ से असलिया ले जाते थे। मुझे रात के वक्त डोगरा मेजर के घर जाना था, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से ना गया। बर्फ़ में ढकी हुई सड़क पर से मुझे एक लारी मिल गई जो श्रीनगर शहर की तरफ जा रही थी। मैं उसमें बैठ गया। कंडक्टर ने मुझसे टिकट बिल्कुल न लिया। जैसा कि आपको अब तक मालूम हो चुका है कि भारत में लारियों और ट्रेनों में जोगियों और नबीना लोगों से किराया नहीं लिया जाता। मैं एक ख़ास मकाम पर जाकर लारी से उतर गया। यहाँ से एक बर्फ़ में ढका हुआ रास्ता ऊपर उस टीले की तरफ जाता था जिसके अकब में इंडियन फौजी अफसरों के क्वार्टर थे। क्वार्टर की ढलवां छतें भी बर्फ़ में छुपी हुई थी। डोगरा मेजर अर्जुन सिंह के फौजी क्वार्टर के आगे बरामदे में एक नौकरानी पानी से भरा हुआ बर्तन लेकर आई और पानी बाहर फेंक कर जाने लगी तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे पहचान लिया और वहीं बर्तन बरामदे के फर्श पर रखकर हाथ बांधकर प्रणाम किया और बोली, पधारिए महाराज। साहब जी तो अभी दफ्तर गए हैं, बीबी जी घर पर ही हैं। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। ड्राइंग रूम में जो आतिशदान था उसमें आग जल रही थी। फिजा खूब गर्म थी। मैंने टोपी और ओवरकोट उतार कर एक तरफ रख दिया और औलख निरंजन का नारा लगाया। इतने में मेजर की बीवी वर्षा हाथ बांधे कमरे में दाखिल हुई और मेरे पाँव छू कर वहीं बैठ गई। महाराज, आपकी रात तकते मेरी आंखें थक गई थीं। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आपके दर्शन हो गए। महाराज, आज तीसरा दिन है। शाम तक मेरे जिस्म से आपके पवित्र हाथ की खुशबू ख़त्म हो जाएगी। मुझ पर दिया करें और मेरे जिस्म पर हाथ फेर दें ताकि मैं अग्नि सांप से महफूज हो जाऊं।
मैंने हंसकर उसके कंधे को आहिस्ता से थपथपाया और कहा, वर्षा रानी, पहले हमें कॉफ़ी पिलाओ, फिर तुमसे बात करेंगे। ये बताओ, अर्जुन सिंह तुम्हारा पतिदेव कहाँ है? मुझे नौकरानी की जुबानी मालूम हो गया था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर गया हुआ है, लेकिन वर्षा रानी से पूछना भी ज़रूरी था। वो बोली, महाराज, वो तो अभी थोड़ी देर हुई ऑफिस गए हैं, मैं अभी फ़ोन करके बुला लेती हूँ। वो उठने लगी तो मैंने उसके बाजू से पकड़कर वहीं बिठा दिया। नहीं नहीं वर्षा रानी, अभी हमें तुम्हारे पति की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मगर पहले हमारे लिए कॉफ़ी मंगवाओ जल्दी से। वर्षा रानी ने वहीं से नौकरानी को आवाज़ देकर कहा कि जल्दी से कॉफ़ी और मिठाई लेकर आओ। फिर वो हाथ बांध कर कहने लगी, महाराज, आज का दिन तो अग्निशाम मुझे डसने नहीं आएगा ना। मैंने उसके लंबे रेशमी बालों पर हाथ फेर कर कहा, बालका, तुम क्यों परेशान होती हो? हम जो तुम्हारे साथ हैं, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उठो और हमारे साथ सोफे पर बैठ जाओ। वर्षा रानी कलीन पर से उठकर मेरे बिल्कुल साथ लाकर सोफे पर बैठ गई। ये लोग जोगियों सन्यासियों के पास बैठने, उनके जिस्म के साथ अपना जिस्म लगाने को मयूब नहीं समझते, बल्कि वो तो ये समझते हैं, बल्कि हिंदुओं का ये अकीदा भी है कि अगर किसी जोगी सन्यासी के जिस्म के साथ अपना जिस्म लग जाए तो उनके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। चुनाचे वर्षा ने अपना जिस्म मेरे जिस्म के साथ इस तरह लगा रखा था कि मुझे उसके जिस्म की नरमी और गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। लेकिन मुझे वर्षा रानी यानी डोगरा मेजर की बीवी से कोई जिस्मानी लालच नहीं था। मेरा ये अकीदा था और आज भी है कि इंसान को हर हालत में अपना किरदार मजबूत और पाक साफ रखना चाहिए। दूसरे की बीवी और माँ बहन का एहतराम करना चाहिए, खा वो हिंदू की बीवी और माँ बहन ही क्यों ना हो। हमारी जंग भारत के फौजियों और उन इंतहा पसंद हिंदुओं से थी जो कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर रखा था और जो भारत के मुसलमानों के दुश्मन थे और उनका नामो निशान तक मिटा देना चाहते थे। हमें भारत के अमन पसंद सीधे साधे हिंदुओं सिखों से कोई बैर नहीं था, उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। चुनाचे मैंने वर्षा रानी से कहा, वर्षा रानी, तुम ऐसा करो कि मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ जाओ। वो उसी वक्त उठकर सामने वाले सोफे पर जा बैठी। ये सोफा भी मेरे बिल्कुल करीब था, इतना करीब था कि वर्षा के पाँव की एक पिंडली मेरी पिंडली से छू रही थी। उसने अपनी पिंडली पीछे नहीं की थी। खुदा ही जाने उस औरत के दिल में किस किस्म का फतूर उठ रहा था। नौकरानी कॉफ़ी ले आई। वर्षा रानी ने खुद उठकर मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और मुझे अपने हाथ से मिठाई देते हुए कहा, महाराज, ये रसगुल्ले मैंने खुद बनाए हैं। मैंने एक रसगुल्ला ले लिया। कॉफ़ी ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून पहुँचाया था। वर्षा मुझे बड़ी मोहब्बत और अकीदत भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़रों में उस रोज़ मुझे अकीदत और मोहब्बत के अलावा एक और जज्बा भी नज़र आ रहा था। मैं उस जज्बे को अच्छी तरह समझता था, मगर मुझे इस किस्म के जज्बात से कोई सरोकार नहीं था। मैं तो अपने एक ख़ास मिशन पर आया था। ये मिशन जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती का मिशन था। मुझे ये मालूम करना था कि श्रीनगर की नवाही पहाड़ियों के दरमियान जो ज़ेर ज़मीन खुफिया प्रोजेक्ट बन रहा है, बल्कि बन चुका है, वहाँ टॉर्चर सेल के अलावा और क्या हो रहा है और उस प्रोजेक्ट का असल मकसद क्या है। मैंने कॉफ़ी पीते हुए वर्षा से कहा, उस रोज़ हम तुम्हारे दुश्मन अग्निसांप की खोज में अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में भी गए, मगर अग्निसांप बड़ा होशियार निकला। मैं उसकी बू सूंघता उसको हलाक करने के लिए उसके पीछे लगा था और वो मेरी बू पाकर मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। वर्षा कहने लगी, महाराज, ये यमदूत अग्निनाग कब तक मेरा पीछा करता रहेगा? महाराज, मुझे उसका खौफ लगा रहता है, रात को नींद भी नहीं आती। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता न करो वर्षा रानी, मैं बहुत जल्द अग्निसांप को मारकर उसकी लाश के टुकड़े तुम्हारे सामने ले आऊँगा। वर्षा रानी खुश होकर बोली, महाराज, वो शुभ दिन कब आएगा? महाराज, मैं आपकी हर किस्म की सेवा करने को तैयार हूँ। आप जो हुक्म करेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप मुझे आजमा कर तो देखें। मैंने उसकी मानी खेज पेशकश को सुनी अनसुनी करते हुए कहा, वर्षा, मैंने उस रोज़ ये महसूस किया है कि अग्निसांप उन पहाड़ियों की तरफ ज़्यादा रहता है। अभी भी वो वहीं कहीं छुपा हुआ होगा, जहाँ हमारी फौज ज़मीन के अंदर सुरंग बना रही है, तहखाने बना रही है। क्या वहाँ कोई माल गुदाम बनाए जा रहे हैं? वर्षा रानी ने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था, फिर मेरे करीब आकर बोली, महाराज, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? मैं चौकस हो गया। मैंने बظाहिर बड़ी बेनियाजी से कहा, बालके, अरे, हमारे मन में तो देवताओं के राज छुपे हुए हैं, हम किसी को तुम्हारी बात भला क्यों बताएंगे? तू जो कहना चाहती है बिला झिझक कह दे। वर्षा पर उस रोज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने और अपने करीब लाने और मेरी खुशनुदी हासिल करने का भूत सवार था। और वो कहने लगी, महाराज, हमारे फौजी ज़मीन के अंदर सुरंग में जहरीली गैस के बम बना रहे हैं। अर्जुन जी कहते थे कि ये बम इतने खतरनाक होंगे कि सिर्फ 4 बम सारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को मौत की नींद सुला देंगे। महाराज, मेरे पति को इसका पाप तो नहीं लगेगा, वो तो भारत की सरकार के कहने पर यह बम बनाने वालों की निगरानी कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पहले ही शुबा था कि इंडियन आर्मी उस ज़ेर ज़मीन प्रोजेक्ट में किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रही है। मैंने वर्षा से कहा, तुम्हारे पति को इसका पाप नहीं लगेगा, वो तो सरकार के कहने पर ऐसा कर रहा है, सारा पाप तो सरकार को लगेगा। ये मैंने वर्षा को इसलिए कहा था कि कहीं वो घबरा कर अपने खामन से ये न कहना शुरू कर दे कि इस खतरनाक मंसूबे पर काम करना छोड़ दो, तुम्हें पाप होगा। और मेजर के कुरेदने पर कहीं वो ये न कह दे कि मुझे महाराज ने कहा था। इस तरह मेजर अर्जुन सिंह को मुझ पर शक पैदा हो सकता था कि आखिर मैं इस किस्म की बातें उसकी बीवी से क्यों पूछ रहा था।
मेरे पीछे पहले ही मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई थी और बहुत मुमकिन था कि ये बात मेजर के इल्म में हो कि मेरा पीछा किया जा रहा है और वो इसलिए खामोश हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को अपना काम करते रहना चाहिए। हो सकता है मैं सचमुच दुश्मन मुल्क का जासूस निकल आऊँ। चुनाचे मैंने मेजर की बीवी को पूरा यकीन दिला दिया कि ज़मीन के नीचे जिस प्रोजेक्ट में जहरीली गैस के बम बनाए जा रहे हैं उसके लिए देवता अर्जुन सिंह से नाराज़ नहीं हैं, बल्कि खुश हैं कि वो हिंदू धर्म के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। जब मुझे यकीन हो गया कि वर्षा बिल्कुल मुतमिन हो गई है तो मैंने उससे कहा, इस बात का जिक्र अपने पति मेजर अर्जुन सिंह से भी मत करना कि तुमने मुझसे जहरीली गैस के बारे में बात की थी। वो अपने कानों को हाथ लगाकर बोली, महाराज मैं पागल हूँ जो ऐसी बात करूँगी। अर्जुन जी ने तो मुझे कसम देकर कहा था कि किसी से बात न करना, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसलिए कि आप मनुष्य नहीं मेरे लिए देवता के बराबर हैं। मैंने कहा, शाबाश बालका, तू बड़ी धनवान है, तेरा अगला जन्म आकाश की अप्सरा का होगा। वर्षा ने खुश होकर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगा लिया और बड़े जज्बाती लहजे में बोली, महाराज आप सचमुच भगवान शिव के अवतार हैं, मुझे अपनी बालका बना लें, मुझे अपने साथ ले चलें, मैं सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूंगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं नहीं वर्षा रानी, तुम अपने घर में रहकर अपने पति की सेवा करो, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देवता है। हम किसी गैर मर्द की औरत को अपने साथ नहीं रख सकते, इसकी हमें इजाज़त नहीं है। नौकरानी बर्तन उठाए अंदर आई तो वर्षा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि जब महाराज मेरे पास बैठे हों तो अंदर मत आया करो, चली जाओ। नौकरानी उल्टे कदमों वापस चली गई। मुझे वर्षा की नीयत में फतूर नजर आ रहा था, वो मेरे और करीब आती जा रही थी। ये बात मुझे गवारा नहीं थी, वैसे भी ये बात मेरे मिशन के खिलाफ थी। मैंने उससे कहा, वर्षा रानी आज तीसरा दिन है, हम तुम्हारे जिस्म पर हाथ फेर कर अपने हाथ की बू तुम्हारे बदन में दाखिल करने आते हैं ताकि अगले 3 दिनों तक तुम अग्नि सांप के हमले से महफूज हो जाओ। वर्षा रानी ने साड़ी शानों पर से उतार दी और कहने लगी, महाराज मैं चाहती हूँ आप मेरे सारे बदन पर हाथ फेर दें, इस तरह से मेरे सारे पाप भी झड़ जाएंगे। मैं चलने के लिए उठ खड़ा हुआ, वर्षा तो मेरे आगे बिछने लगी। महाराज थोड़ी देर और बैठें, आज मेरा मन आपसे बहुत सी बातें करने को चाहता है। मैं जानता था वो मुझसे क्या बातें करना चाहती है, मेरे पास उसकी बातें सुनने के लिए ना वक्त था और ना इस किस्म की बातों से मुझे कोई दिलचस्पी थी। मैंने कहा, वर्षा रानी हम अब रुक नहीं सकते, और मैं औलख निरंजन का हल्का सा नारा लगाकर कमरे से निकल गया। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।